चाहे वो लोकतंत्र का सवाल हो, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता का सवाल हो, चाहे वो संघीय ढांचा का सवाल हो, चाहे वो सामाजिक न्याय का सवाल हो, हर दृष्टि से हमला हुआ है। ये जो अलग अलग क्षेत्र में हमला हो रहा है, इसका मुख्य बात ये है कि हमारी जो संवैधानिक ढांचा है, इसको समाप्त करने का वो कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने तो बहुत धूमधाम से शुरू किया था कि 2 करोड़ रोजगार सृजन करेंगे हर साल। वो तो हुआ नहीं। हम देख रहे हैं कि लगातार छाटनी हो रही है, बहुत सारे उद्योग ठप हो गया है। आप जिस सियासत को जिसने काम किया 10 साल, जो पीएम मोदी की तरफ से, सरकार की तरफ से टक्कर देने के लिए इंडिया गठजोड़ बना है। सीपीएम पार्टी का स्टैंड केरल में, पश्चिमी बंगाल में और पंजाब में, ये कैसा रहने वाला है? असल में बहुत सारे पार्टी अपने तमाम सारी जो मतभेद है उसके बावजूद भी ये महसूस कर रहे हैं कि हमें इकट्ठा विरोध करना पड़ेगा इन नीतियों का। और उसमें हम वामपंथी पार्टियां भी, खास करके अपनी पार्टी सीपीआईएम, हम पिछले 2 साल से यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम ये तमाम लोगों को एकजुट करें। सरकार का और प्रशासन का जिस किस्म से इस्तेमाल, ये आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आपका आपके एनआईए, आपका सीबीआई का इस्तेमाल हुआ है, जो कानून के तहत नहीं होता है। हजारों जो काला कानून है, उस काला कानून के तहत वो जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, क्योंकि आप मणिपुर में देख रहे हैं, पंजाब में भी अब देखेंगे, जहाँ जहाँ विघटन का बात होता है, विभाजन का बात होता है, वो उसके पीछे सरकार का एक राजनीति है। देश ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕੌਮੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿਚਾਅ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਲੋਤਪਾਲ ਬਾਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ बेबाकी ਦੇ ਨਾਲ अपनी गल रखते हैं पार्टी के अंदर। उन्होंने असी गल करते हैं। बासू साहब, बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं देश की सियासत में। आपकी पार्टी का स्टैंड पंजाब के संदर्भ में और नेशनल लेवल में क्या समझते हैं? एक जैसा रहेगा या अलग अलग चलेंगे आप? देखिए, सवाल अलग अलग चलने का नहीं है, क्योंकि जैसे इंडिया का जिक्र आपने किया है, तो ये कोई राष्ट्रीय पैमाने का चुनावी गठबंधन नहीं है। कुछ राजनीतिक सवाल और इतने सारे पार्टियों को इकट्ठा होना, ये एक हिसाब से तो मोदी साहब का ही श्रेय है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई, खास करके 2019 के बाद, तो उसमें देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जो उन्होंने छोड़ा है। लगातार हमला मजदूरों का, किसानों का और छोटे कारोबारियों का, छोटे उद्योगों का, विद्यार्थियों का, नौजवानों का, महिलाओं का, सबके ऊपर इसका असर है। और पंजाब में आप लोग खास करके देख सकते हो, पूरे देश में ही है, लेकिन सबसे बड़े पैमाने पे बेरोजगारी का जो सवाल है पंजाब के सामने, सरकार ने तो बहुत धूमधाम से शुरू किया था कि 2 करोड़ रोजगार सृजन करेंगे हर साल। वो तो हुआ नहीं। हम देख रहे हैं कि लगातार छाटनी हो रही है, बहुत सारे उद्योग ठप हो गया है। और उसके साथ पंजाब में सबसे जो उसका असर सबसे ज़्यादा है, वो है खेती का। बड़ा आंदोलन छिड़ गया था, संयुक्त किसान मोर्चा लगभग पंजाब से ही शुरुआत हुआ है। इसमें गुणात्मक एक विषय था जो पहले हमें दिखाई नहीं दी, कि पूरे खेती का जो क्षेत्र है
इसको कॉरपोरेट के हाथ में सौंपने का कोशिश हुआ है। पहले भी लड़ाई हुआ है, लेकिन ये गुणात्मक एक कदम था जिसके खिलाफ लोगों ने अपना आवाज़ उठाए। और साथ साथ अगर हम देखें कि सीधा देश की संविधान और उसका जो बुनियाद है, चाहे वो लोकतंत्र का सवाल हो, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता का सवाल हो, चाहे वो संघीय ढांचा का सवाल हो, चाहे वो सामाजिक न्याय का सवाल हो, हर दृष्टि से हमला हुआ है। देश की जो संवैधानिक और जो स्वतंत्र कानूनी जो संस्थाएं हैं, जुडिशरी से लेके पार्लियामेंट खुद, अब देख रहे हैं कि किस तरह से नई पार्लियामेंट का भवन का जो आज से शुरुआत हुआ है, उसका जो शुरुआत उद्घाटन उन्होंने किया है, सब जगह में वो तानाशाही जो रुझान है वो स्पष्ट है। आपका तो राज्यसभा का भी तजुर्बा है, आपने कैसे देखा कि जो पार्लियामेंट सेशन चलते हैं उसमें जो विरोधी पक्ष है उसकी बात रखने के लिए जो समय चाहिए, जो टाइम चाहिए, वो मिलता नहीं क्या? नहीं मिलता नहीं है। और वही तो है ना कि आज देखिए, ना सिर्फ सरकार के ऊपर तो जो सत्ताधारी पार्टी है उसका दबदबा होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अलग अलग प्रदेशों में जो राज्यपाल, मतलब जो संवैधानिक पद है, संस्था है, उसको भी पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने उसको हड़प लिया है। और इसीलिए जो संवैधानिक और जो जो कानूनी प्रक्रियाएं होती है, जो हमारे संविधान के तहत दिखता है, उसके ऊपर भी भारी चोट पहुंचाया गया। आप संतुष्ट नहीं नजर आ रहे केंद्र सरकार से, लेकिन आप पे भी आपकी पार्टी जो लेफ्टिस्ट हैं उस पे एक इल्ज़ाम लगता है कि ये सरकार की पक्ष में जब भी कुछ स्टैंड लेने की बात आती है, सरकार पक्ष में ले लेते हैं स्टैंड, उसके साथ चलते हैं। ये ऐसा क्यों बोला जाता है? हाँ, आप तो पिछले जो मोदी सरकार बनी है 2014 में, और जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ 2019 इसलिए कि 2019 में उसका एक भयंकर बहुमत मिला था। एक भी कोई स्टैंड में हम चाहते हुए भी मोदी सरकार का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो अलग अलग क्षेत्र में हमला हो रहा है, इसका मुख्य बात ये है कि हमारी जो संवैधानिक ढांचा है इसको समाप्त करने का वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका दावा, क्लेम ये है पीएम साहब का भी, पूरी तमाम सरकार का, कि जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ वो हमने 10 साल में करके दिखाया। क्या किया है वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। जो बुनियादी क्षेत्र हैं उसमें चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, जहाँ तक सामाजिक संरचना का सवाल हो, भाईचारे का सवाल हो, ये सही बात है एक हिसाब से उनका कि जो 70 साल में नहीं हुआ है वो बिगाड़ने का जो काम है और ये संविधान के तहत चलने का जो काम है, उनको तो वो एकदम मतलब ध्वस्त कर चुके हैं। तो इस मायने में वो तो नया कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जनता के खिलाफ जा रहा है। और जहाँ तक ये जो आप बोलते हैं वामपंथी जो ताकत है, उनका बुनियादी कमिटमेंट है कि हम लोगों का हितों का कैसा हम हिफाजत करें। और उस दृष्टि से इसीलिए हमें भी मतलब हमारा जो लड़ाई है ये सरकार के खिलाफ ताकत रखना पड़ेगा। आप अगर जाके कोई बीजेपी नेता को ये गिनाने के लिए बोले कि क्या हुआ है, जैसे कि अर्थव्यवस्था, क्या अर्थव्यवस्था में स्थिति ठीक है? अगर प्रचार के लिए कोई बोल सकता है कि हम तीसरे नंबर पे होंगे, लेकिन आप अगर देखें कि पर कैपिटा इनकम जो आमदनी है लोगों का पर कैपिटा, वो G20 में इतना सब जोर शोर से आवाज उठाया, उसमें उसका लास्ट है पोजीशन। आज जो सामाजिक जो विकास का सवाल है उसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें लगातार देश का स्थिति बिगड़ रहा है। आप देखें हंगर इंडेक्स, भूखमरी का जो सवाल है
उसमें शायद 3-4 देश आपके पीछे है कि बाकी सब आपके आगे है। तो इसीलिए ये दावेदारी एक चीज है। देखिए, जो खुद कबूल करता है कि हम जुमला किया था। आप जिस सियासत को जो जिसने काम किया 10 साल, जो पीएम मोदी की तरफ से, सरकार की तरफ से टक्कर देने के लिए इंडिया गठजोड़ बना है। सीपीएम पार्टी का स्टैंड केरल में, पश्चिमी बंगाल में और पंजाब में, ये कैसा रहने वाला? क्योंकि तीनों सूबों में जो है राज्य में आपकी टक्कर है अपनी पार्टियों के साथ, जिसके साथ आपका अलायंस है। देखिए, एक बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडिया जो प्लेटफॉर्म है, मंच है और एक ग्रुपिंग है पार्टियों का, इसको आप अगर मतलब परंपरागत समझदारी के तहत आप इसको एक मोर्चा के तौर पे अगर आप देखेंगे इसको, वो गलती होगा। असल में बहुत सारे पार्टी अपने तमाम सारी जो मतभेद है उसके बावजूद भी ये महसूस कर रहे हैं कि हमें इकट्ठा विरोध करना पड़ेगा इन नीतियों का। और उसमें हम वामपंथी पार्टियां भी, खास करके अपनी पार्टी सीपीआईएम, हम पिछले 2 साल से यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम ये तमाम लोगों को एकजुट करें, क्योंकि अकेले में वो नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए, एक तो पहली बात है कि उन्होंने सरकार का और प्रशासन का जिस किस्म से इस्तेमाल किया, ये आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आपका आपके एनआईए, आपका सीबीआई का इस्तेमाल हुआ है, जो कानून के तहत नहीं होता है। हजारों जो काला कानून है, उस काला कानून के तहत वो जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, हम देख रहे हैं कि जब अदालत में मामला पहुंचती है वो कुछ साबित नहीं कर सकते। लेकिन इस दौरान एक बड़े संख्या में लोग जो जेल में सड़ते हैं, उसके खिलाफ साजा नहीं हो पाता है, लेकिन वो जेल में रहने से वो अपने आप एक बहुत बड़ा मतलब साजा बन जाता है। जी कॉमरेड जी, ये भी मुद्दे बड़े हैं, लेकिन एक जस्ट आखिरी सवाल है आपसे। कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक जो बयान दिया, भारत सरकार पे बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है, दोष है, उसकी तरफ देख रहे हैं कि पीएम मोदी क्या जवाब देंगे कि एक हरदीप सिंह निज्जर नाम का व्यक्ति जिसका कत्ल होता है 18 जून 2023 में, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये भारतीय एजेंसियां ने उसका कत्ल करवाया। देखिए, ये तो सरकार की ओर से ये जवाब देना चाहिए आपको। मुझसे बेहतर ये जवाब सरकार दे सकता है, लेकिन ये संभव है क्योंकि आप मणिपुर में देख रहे हैं, पंजाब में भी अब देखेंगे, जहाँ जहाँ विघटन का बात होता है, विभाजन का बात होता है, वो उसके पीछे सरकार का एक राजनीति है। इसीलिए इंडिया प्लेटफॉर्म में हमने बातचीत किया दूसरे पार्टियों के साथ, नेतागण बातचीत करके, और जैसे जैसे इंडिया प्लेटफॉर्म आगे बढ़ते गए, शुरू में पटना में मीटिंग हुई, बाद में बेंगलुरु में मीटिंग हुई, और आखिरकार मुंबई में आखिरी मीटिंग हुई, और हर मीटिंग में नए नए ताकत जोड़ रहा है। और हमारा पूरा उम्मीद है कि नए लोग आएगा। हम पूरी तरह से कटिबद्ध है इस प्रक्रिया को और मजबूती प्रदान करने के लिए। जहाँ तक बंगाल केरल का सवाल है, हमने पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि मतलब ये जगह में जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के मुताबिक वहाँ पे कुछ आपस में टक्कर होगा। और इंडिया प्लेटफॉर्म में भी ये बात को कबूल किया गया कि 100% 1:1 लड़ाई नहीं हो सकता है। और इसीलिए इंडिया प्लेटफॉर्म में बाकायदा विधिबद्ध तौर पे ये तय हुआ है कि ये जो फैसला होगा स्टेट में चुनावी तालमेल कैसा रहेगा, ये स्टेट लेवल पे ही तय करना है, ये राष्ट्रीय पैमाने पे तय नहीं हो सकता है। तो सब कोई ये बात मानता है कि अलग अलग प्रदेश में, तो इसीलिए हमारा कहना है कि एक जो लचीलापन था ये प्रक्रिया में, जहाँ पे कोई भी जोड़ सकता है,
अब कोई संगठनात्मक एक ढांचा खड़ा करके उस प्रक्रिया को एक स्वतंत्र रूप से उसका जो प्रवाह है उसको आप रोकथाम नहीं कर सकते हैं, उसमें शायद वो कोई अच्छी चीज नहीं होगी। तो इसीलिए इस दृष्टि से हम बोल रहे हैं कि हमें और जोर देके, और राजनीति क्या होगा, किस मुद्दे पे लोग लड़ेंगे, किस मुद्दे को उजागर करेंगे, सरकार को अलग थलग करने के लिए, उसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा करने के लिए, वो सबसे जरूरी है। तो तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है। लेकिन एक चीज स्पष्ट हो गया, ये इंडिया प्लेटफॉर्म के गठन से वो तो बौखला गए। मतलब एनडीए का बारे में कोई जिक्र नहीं हो रहा था पिछले वर्षों से, लेकिन जिस दिन इंडिया का गठन हुआ उसी दिन उन्होंने मीटिंग बुला लिया एनडीए का, और एनडीए में सब जो ठंडे बस्ते से निकाल के कुछ पार्टियों को उन्होंने उछाला है। तो इसीलिए उनका जो बौखलाहट ये साफ है। ये जो सेशन चल रहा है, आज उन्होंने मूव किया बिल महिला आरक्षण के लिए। हम कितने वर्षों से लड़ रहा है। अभी अगर मोदी जी ये श्रेय इसका दावा पेश करे उसके बारे में अलग बात है, लेकिन ये 9वां साल है, 9 साल बीत चुके हैं 2014 से। तो अभी तक कर लेते अगर ये सैद्धांतिक होता। लेकिन वो भी एक, ये जो विरोधी पक्ष का ये जो इतने लोग एकजुट हो गया उसका दबाव है, इसलिए कुछ एक कदम उसको उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसीलिए हमें पूरा यकीन है। और पंजाब में भी आप देखोगे इसका मतलब, पंजाब में तो हम उतने बड़े ताकत नहीं है, फिर भी बीजेपी का जो राजनीति है, आरएसएस का जो राजनीति है, उसको अलग थलग करने के लिए जो भी भूमिका मुनासिब है वो भूमिका अदा करने से सीपीआईएम पीछे नहीं रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। इस ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਨਿਲੋਤਪਾਲ ਬਾਸੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।